ख़वातीन और हज़रात, हम ये जानते हैं, इनफैक्ट एक फैक्ट हकीकत है। मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में गए थे तो उस वक्त एक बॉयज़ कॉलेज था, लड़कों में झगड़े बड़े होते थे, तो एक रूल, एक उसूल बताया गया कि झगड़े में पहल करो और पहले हमला कर दो, और हमला करने के बाद फौरन से कॉम्प्रो कर लो, मुकमुका कर लो, झगड़ा खत्म कर दो। ये एक तरीक़ाकार होता था, और ये आज से मैं 25 साल पहले की आपको बात बता रहा हूं। और उस वक्त से नौजवानों में ये रूल था कि झगड़े में पहले हमला करो और फिर कॉम्प्रो कर लो। आज अमेरिका जो कर रहा है वो भी उससे कुछ मिलती जुलती ही सूरत हाल है कि पहले अमेरिका इजराइल से फलस्तीन पर नस्लकुशी को सपोर्ट करता है, उसको इमदाद देता है, उसे रॉकेट्स, मिसाइल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर कहता है कि हम सीज फायर करवाते हैं। अमेरिका ने ईरान का, इजराइल और फलस्तीन का सीज फायर कराया, जो मुश्किल से 2 महीने चला, जिसमें हॉस्टेजेस को एक्सचेंज किया गया और फिर वो सीज फायर खत्म हो गया। तो आज लोग बड़ा सवाल यही कर रहे हैं कि कहीं जो ईरान के साथ भी सीज फायर कराया है वो कहीं वैसा ही सीज फायर ना हो। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर कराया था, उसके बाद भी इंडिया की जानिब से हमें धमकियां दी जा रही हैं। अमित शाह, उनके वजीर, हमें ओपन धमकियां देते हैं कि आपका पानी बंद कर देंगे, ये पानी पाकिस्तान जा रहा है, ये नदी बना के राजस्थान ले जाएंगे, धमकियां चल रही हैं। तो फिर ये कैसा सीज फायर है? और यकीनन आज सोचने की जरूरत है कि ट्रंप का क्या नोबेल इनाम हासिल करने का ख्वाब पूरा हो जाएगा एक सीज फायर के बाद? लेकिन अगर सिचुएशन का जायजा लिया जाए तो ईरान इजराइल जंग 12 रोज जारी रहने के बाद आखिरकार सीज फायर हो गया। 13 जून को शुरू होने वाली ये जंग का सीज फायर गुज़िश्ता रोज कतर पर अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले के बाद हुआ। ईरान ने अमरीका को खबरदार किया था कि हम जवाब देंगे, और ईरान ने ऐसा कर भी दिखाया। ताहम कतर पर हमलों में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बकौल अमरीकी सदर ट्रंप के पाक भारत सीज फायर के बाद ट्रंप ने इस जंग बंदी का क्रेडिट भी खुद साख्ता तौर पर अपने नाम कर लिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले हमला करो और फिर सीज फायर करके क्रेडिट ले लो कि हमसे ज्यादा अमन का हाँ कोई भी नहीं। ताहम जराये का यह भी कहना है कि जंग बंदी के बाद भी दोनों ममालिक एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते रहे, और ईरानी वजीर सेहत के मुताबिक इस 13 रोजा जारी रहने वाली जंग में ईरान के, अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि 606 अफराद शहीद हुए। उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया, जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स के साइंटिस्ट मौजूद थे, आला फौजी क़यादत मौजूद थी, पासदारान इनकलाब के सिपाही और आम शहरी भी शामिल थे, जबकि 4700 से ज्यादा ईरानी शहरी जख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने के खिलाफ आज सेनेट में कामरान मुर्जा फ्रॉम JUIF ने करारदाद पेश की, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रंप की नामजदगी फौरन वापस ली जाए। हुकूमत ने इस बारे में किसी से मशवरा भी नहीं किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये याद रखिएगा कि 2 ताकतवर एटम बम रखने वाले मुल्क एक ऐसे मुल्क पे हमला कर रहे हैं जिसके पास एटम बम नहीं है, और हमला इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ये एटम बम बना ना ले। इस हमले से ये दुनिया को वाज़ेह हो जाना चाहिए कि वही मुल्क महफूज है जिसके पास एटम बम होगा। अगर एटम बम नहीं होगा तो फिर कोई अपने आप को महफूज ना समझे। और ईरान अब अपने एटम बम की तैयारी के मिशन को और तेजी से आगे लेके जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन उसके पास एटम बम आ गया उसको ये धमकियां देना बंद कर देंगे, और उसके ऊपर ये फौज कशी करना भी बंद कर दी जाएगी, और ये हमले भी बंद हो जाएंगे। ये डेटरेंस जो न्यूक्लियर पावर आपको देता है बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इंडिया भी पाकिस्तान पर खुल के हमला नहीं कर सकता। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। क्या ये जंग बंदी, ये सीज फायर लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा? क्या जो लोग शहीद हो रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये बात आज कतर के अमीर ने भी कही है कि कहीं इजराइल ईरान के साथ सीज फायर का फायदा उठाते हुए गजा पर अपनी बमबारी तेज ना कर दे। आज भी फलस्तीन में 70 से ज्यादा लोग खाने की तलाश में शहीद हुए हैं। पहले इजराइल के यहूदी जल्लाद कैंप लगाते हैं खाना बांटने का, और फिर जब भूखे फलस्तीनी बच्चे बिलकते, रोते हुए, छुपते हुए वहां पहुंचते हैं खाना जो तकसीम हो रहा है तो उसको कुछ लेने के लिए, तो वहां पे गोलियां बरसा दी जाती हैं। हम अंदाजा कीजिए कि इसको जंग तो नहीं कहेंगे, और इसके खात्मे को हम सीज फायर तो नहीं कह सकते, क्योंकि फायरिंग और गोलाबारी तो एक ही तरफ से हो रही है। फलस्तीनियों के पास तो अपने दिफा के लिए ना फौज है, ना गोले हैं, ना मिसाइल है, ना बम है, ना वो हमले कर रहे हैं। उनका तो पूरे का पूरा खित्ता ही फ्लैट कर दिया गया है। 22 लाख लोग बेघर हैं, लाखों से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आज की एक रिपोर्ट आई है 3,77,000 लोग मिसिंग हैं। बच्चियां से बड़ी तादाद मालूम ही नहीं कहां है। खैर,
इजराइल की बदमाशी जारी है अमेरिका की सरपरस्ती में, और अमेरिका का ख्वाब है नोबेल पीस प्राइज। इमेजिन। यकीनन इस पे बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पे ही बात करेंगे। कहा जा रहा है अलीमा खान साहब का स्टेटमेंट आया अडियाला जेल के बाहर, ये बानी पीटीआई को माइनस कर दिया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि अदालती फैसला भी आया है लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर उनकी दरखास्तें आज मुस्तरद कर दी गई हैं। फैसला पहले महफूज कर लिया गया था और रिलीफ नहीं मिला अदालत से इमरान खान को। फैसला जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। वहीं बानी की हमशीरा का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जेल के बाहर, जिसने तहलका मचा दिया, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि बजट केपीके का उसी वक्त पास होगा जब इमरान खान अप्रूवल देंगे। इमरान खान से अप्रूवल के बिना ही बजट पास हो गया। अलीमा खान साहिबा जेल के बाहर खड़ी कहती हैं हम तो इतने घंटों घंटों यहां खड़े रहते हैं मुलाकात करने के लिए। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो फायदा उठा रहे हैं पीटीआई की पोजीशन से और बड़े पावर में है इस वक्त, वो आते ही नहीं है। बातें कुछ, कॉल कुछ, फेल कुछ, तजाद है। यकीनन इसके ऊपर भी बात होगी। साथ साथ मैं आज अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुसूसी तौर पर सिंध और कराची के एक देरीना मुतालबे के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान का तिजारती दारुल खिलाफा फाइनेंशियल हब कहलाता है, वाहिद मेट्रोपोलिस है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है ये। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान को इतना कमा के देता है, पर पाकिस्तान इसको मोटरवे नहीं दे सकता, वो सहूलियात नहीं दे सकता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकता जो इसका हक है। क्या वजूहात है हम जानते हैं। M6 मोटरवे में बड़ी करप्शन हुई थी। 2 डिप्टी कमिश्नर्स थे जो पैसे लेकर निकल गए थे। जो अमाउंट था कोई 470-80 करोड़ का, 4.8 बिलियन के करीब का अमाउंट था। नैब ने अब तक 2.7 बिलियन 270 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। एक डीसी साहब को गिरफ्तार किया है। 26 मुल्जिमान इस वक्त जमानतों पे रिहा हैं। अब अंदाजा कीजिए, अब नैब ने भी जो 270 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं प्ली बारगेन के जरिए, यानी जिसने 100 रुपए चोरी किए होंगे उनको कहा होगा कि आप 50-60 रुपए देके आजाद हो जाएं, 40 रुपए रख लें। अब ये 60 रुपए जो नैब ने रिकवर किए हैं, इसके अंदर से भी 20% मांगा जाएगा एज रिकवरी कमीशन हुकूमत से ही। यानी हुकूमत का पैसा हुकूमती ओहदेदार ने चोरी किया, हुकूमती इदारे ने वो रिकवर किया, हुकूमती इदारा कमीशन मांग रहा है रिकवरी का। अंदाजा कीजिए पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। गुफ्तगू का आगाज करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना वेलकम करूंगा अपने पैनल पे। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। सर जज़ाकल्लाह खैर। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है मेजर मेसम रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब आपकी कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले मैं ट्रंप को डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। नकवी साहब, ट्रंप ऐसा मुझे लग रहा है कि खुद वो जंग शुरू कराता है, खुद वो जंग खत्म करता है, खुद सीज फायर का ऐलान करके अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करवाना चाहता है। यानी मुजरिम भी खुद, पुलिस भी खुद, अदालत भी खुद, और आखिर में अपने आप को हीरो डिक्लेयर करने वाला भी खुद। ये जो सीज फायर आप देख रहे हैं, डू यू थिंक ये लॉन्ग टर्म होगा, टेम्पररी है, या फिर इसके पीछे भी कुछ टारगेट्स हैं? योर व्यूज ऑन द होल ईरान इजराइल एंड अमेरिकन सिचुएशन सर। लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकली। पहली चीज तो ये कि जो हमला था इसराइल का, वो तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ था। करेक्ट। उसके बाद इस हमले का जवाब देने की राइट ईरान के पास थी, उन्होंने वो एक्सरसाइज की। जब इसराइल के पसीने छूटने लगे तो उन्होंने किसी न किसी बहाने से डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ पैर जोड़ के उनको भी जंग में घसीट लिया। एक इतना सीनियर लीडर ने कहा कि मैं ईरान को 2 हफ्ते देता हूं, और उसने वादा खिलाफी करके 2 दिन बाद बमबारी कर दी। करेक्ट। वो भी कोई अच्छी मिसाल नहीं है। दूसरी चीज ये कि उसने कितनी बड़ी रिस्क ली कि उसने एटॉमिक तंसीबात पे हमला करके अगर उधर से ताबकारी हो जाती तो आप सोचें कि खित्ते का क्या हाल होता। तबाह।